अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, जो कि हमारी नेक रीजन की है। यहाँ पर आप ग्रे कलर में देख रहे हैं। सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो लैरिंग्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जो कि हमारी आवाज़ पैदा करता है। उसके ठीक नीचे दो लोब्स पर मुश्तमिल, क्योंकि यहाँ साइड से दिखाया गया तो आपको एक लोब ही वाज़ह सामने नज़र आ रही है। थायराइड ग्लैंड दिखाया गया है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप होता है और इसके हमने 3 हार्मोन्स कल डिटेल में पढ़े थे। उसके बाद इसके ऊपर 4 अदद पैराथायराइड हार्मोन होते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस वक्त आपको 2 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको साइड से देख रहे हैं, तो 2 दूसरी तरफ मौजूद हैं। और ठीक पीछे की तरफ ट्रेकिया नज़र आ रही है और उसके कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं। और आपको पता है कि ट्रेकिया जो है वो हमारी सांस की नाली है जी। तो पैराथायरॉइड्स, क्योंकि ये तादाद में 4 हैं तो इनको पैराथायरॉइड्स कहते हैं। ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर लोब्स के ऊपर इम्बेड हुए होते हैं और ये हार्मोन बनाते हैं जिसे कहते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द कैल्सीटोनिन। लो लेवल्स ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन स्टिमुलेट द पैराथायरॉइड डायरेक्टली टू इंक्रीज पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन, वेयर एज हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन सुप्रेस इट्स रिलीज। जब भी खून में कैल्शियम आयन की कमी होना शुरू हो जाएगी तो पैराथॉर्मोन जो है उसको एक्टिवेट किया जाएगा कि जल्दी जल्दी पैदा हो, ये ब्लड सप्लाई में आए और ये कैल्शियम की जो कमी हो रही है खून के अंदर उसको बढ़ा दे। और जब कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही होगी ब्लड में, तो ये इसकी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इसको मिकदार में कम कर दिया जाएगा। तो अंडर एक्टिविटी कॉजेज अ ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम आइंस विच इन टर्न्स लीड्स टू मस्कुलर टेटनी। तो हम मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन में थी उसमें हमने पढ़ा था कि टेटनी जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ड्रॉप हो जाती है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं और वो टेक्निक जो है वो पॉज करती है, जिसकी वजह से पट्टों में अकड़ाव और खिंचाव की कैफियत रहती है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि नाकाफ़ी कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बॉडी में या ब्लड में मौजूद होते हैं। ओवर एक्टिविटी वुड लीड टू अ प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स सिमिलर टू रिकेट्स। अब अगर ये अंडर एक्टिविटी का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ अंडर एक्टिविटी की बात हो रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड की। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड कम रिलीज़ होता है तो खून में मुसलसल कैल्शियम की जो कमी है वो बरकरार रहेगी और उसको ठीक करने के लिए तो कोई होगा नहीं, इसलिए मस्कुलर टेटनी जो है वो हो जाएगी। और अगर इस ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो ये क्योंकि खून के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है तो ये क्या करेगा कि हड्डियों के ऊपर एक्ट ऑन करेगा और हड्डियों से जो कैल्शियम आयन उनको रिलीज़ करके ब्लड में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन इसके नतीजे में बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है जिसे कहते हैं रिकेट्स, एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव किडनी स्टोन्स। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आयन अगर खून में शामिल हो जाता है तो जो कैल्शियम के कई तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब किडनीज ब्लड को फ़िल्टर कर रही होती हैं तो वहाँ पर इसके छोटी छोटी पथरियाँ बन जाती हैं, जिन्हें किडनी स्टोन्स कहते हैं। वो बहुत तकलीफ दे होती हैं और अगर किडनी स्टोन जो है वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं साइज़ में और उनका कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा तो फैटल जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास। पैंक्रियास जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये असल में छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल सेल्स की एग्रीगेशन होती है जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको ऑनर देने के लिए उसके नाम पर इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये जो है ट्रॉपिक हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है, जैसे कि सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट अपॉन करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज के ऊपर जो है वो उनकी एक्टिविटी होती है। ये जो आइलेट्स हैं इनमें मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स होते हैं। हम बात करेंगे बीटा सेल्स की, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन हमारे जिस्म में खून के अंदर जब शामिल हो जाता है ये हार्मोन, तो ये क्या करता है, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को मुनासिब रखता है, नॉर्मल रेंज में रखता है और खून से जो ग्लूकोज होती है उसको सेल्स तक सप्लाई करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा अल्फ़ा सेल्स भी होते हैं जो कि ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। जो फंक्शन इंसुलिन परफॉर्म करती है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट ग्लूकागॉन करता है। यानी ये जिस वक्त देखते हैं कि खून में ग्लूकोज की मिकदार कम हो रही है तो ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि ये भी एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन अगर खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर रहा है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के क्या कंडीशन है। तो इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस तरह से कंट्रोल करती है और ग्लाइकोजन बनाने में मदद देती है, जबकि जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है कि वो इसके उलट काम करता है। इस तरह ये कन्वर्जन जो है ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन उसमें भी एसोसिएटेड है, जो कि ग्लूकोज को कम करने का बाइस बनती है। इस तरह हमारे खून में ग्लूकोज जो है वो
नॉर्मल मिकदार में रहती है। दोनों हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी अंडर सिक्रीट या ओवर सिक्रीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स। ये ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ को रोकती है ताकि ग्लूकोज की मिकदार खून में मुनासिब रहे, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, और लिवर और मसल्स के ऊपर इसका एक्शन जो है वो होता है। अगर इंसुलिन कम बन रही है जिस्म में तो शुगर नाम की एक बीमारी होती है। शुगर उसका कॉमन नेम है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो उसका असल नाम है, जिसमें ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इंसुलिन नाकाफ़ी होती है जो कि इतनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये शुगर किडनी के तरफ जो ब्लड फ्लो करता है उसकी तरफ जाती है। किडनी जहाँ बाकी सारे वेस्ट को फिल्टर कर रही होती है, वो ग्लूकोज को भी यूरिन के साथ जिस्म से खारिज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से किडनी के अपने ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। हद से ज़्यादा जब ग्लूकोज लेवल जिस्म में दौड़ता रहता है, खून में गर्दिश के साथ गर्दिश करता रहता है, तो वो नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सारे ऑर्गन्स पर किसी न किसी तरह मुतासिर हो जाता है। इसका एक और बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ये कि ये फ़ैट के जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बड़ा जो है एक्ट अपॉन करता है, और बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स जो हैं वो फ़ैट की तहलील होने से बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और उन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विच नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन, और उनको जिस्म से ख़त्म करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ताकि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके एनर्जी बनाएगा और इनको जिस्म से खारिज करेगा। लेकिन ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। किडनी जो है ऐसे मेटल कैटाइंस को भी वैल्यूएबल वो भी लॉस्ट कर देती है, कंट्रोल नहीं कर पाती, यूरिन की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा बनती है। ऐसे इंसान को यूरिन की हजत जो है वो ज़्यादा होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मुसलसल कभी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, और ये प्रॉब्लम तमाम ज़िंदगी रहती है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा अगर हद से ज़्यादा इंसुलिन बन रही है तो शुगर जो है वो ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाएगी, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइसीमिया का वर्ड ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपो का मतलब है लो। तो अगर हद से ज़्यादा खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे शख्स को भी जल्दी जल्दी लो एनर्जी का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। इसी तरह ग्लूकागॉन के बारे में बात हो रही है, एंटागोनिस्टिक है। आपसे एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स तो पूछे ही जा सकते हैं, आपसे हार्मोन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उन हार्मोन्स की मिसालें दें जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तो ग्लूकागॉन जो है इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है। ये ग्लूकोज को खून में बढ़ाता है, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को जो है वो एनहांस करता है ताकि ग्लूकोज जो है वो बढ़ती रहे, और ये फैट्स को भी तहलील करता है जो है, तो इस वजह से ग्लूकोज बढ़ती जाती है। लेकिन ये दोनों हार्मोन एंटागोनिस्टिक इसलिए हैं कि दोनों नॉर्मल मिकदार में अगर सिक्रीट हो रहे हैं तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ग्लूकोज के रेफरेंस से, फैट के रेफरेंस से जो है वो नॉर्मल रखेंगे। ग्लूकागॉन की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़रा कम हैं। वो उस सूरत में होती हैं अगर बीटा सेल्स के अंदर ट्यूमर्स बन जाएं या एक्सीडेंटल उस एरिया में जो है वो डैमेज हो जाए कि बीटा सेल्स जो हैं वो नहीं बचे, जिसकी वजह से कि वो ग्लूकागॉन बना सकें, तो ऐसा कम ही होता है। तो इसलिए ज़्यादा जो स्ट्रेस है हमारा वो अल्फ़ा सेल्स पर है। अब आ जाता है हमारा एड्रीनल्स। एड्रीनल ग्लैंड दो हैं, इनको इसलिए एड्रीनल्स कहते हैं। एड का मतलब है ऊपर, रीनल का मतलब है किडनी। तो ये हमारे पास तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किडनी मौजूद है, बीन शेप है, ब्राउन कलर की होती है, इसमें से येलो रंग की ट्यूब निकल रही है जो कि यूरेटर है। इसके ठीक ऊपर क्राउन की तरह ग्लैंड मौजूद है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को अगर आप बड़ा करके देखें तो इसके दो हिस्से नज़र आते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर वाला कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला और बाहर वाला कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन की वो सारी किस्में हैं जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को संभालने में मददगार साबित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मेल हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन ये भी जो रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग से रिलेटेड हार्मोन है। एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है। ये दो हार्मोन हैं, इनका पुराना नाम एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन था, अब इनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कह दिया गया है। और ये दो वो हार्मोन हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी कुदरती तौर पर हमारे ब्रेन में कहीं कहीं बनते हैं। तो जी एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल ग्लैंड दोनों ही एड्रीनल ग्लैंड के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एपिनेफ्रिन का पुराना नाम एड्रीनालिन था और नॉर एपिनेफ्रिन का नॉर एड्रीनालिन था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसे हमने
आपको अभी नहीं बताया, वो है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। इसकी एक मिसाल है कॉर्टिसोल, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस के लिए जो है तैयार करता है। कॉर्टिकोस्टीरॉन, इसी तरह ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड, ग्लूकोज से रिलेटेड काम करता है। एल्डोस्टीरॉन के बारे में मैंने आपको भी बता चुकी हूँ, और एंड्रोजेनिक हार्मोन जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन के बारे में बात करते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं आपके जिस्म में। एड्रीनालिन जो है ये ब्लड वेसल्स को ओपन अप थोड़ा सा कर देता है, स्केलेटल मसल्स के ऊपर एक्ट अपॉन करता है, हार्ट का जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाता है। नॉर एड्रीनालिन इसके उलट काम करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नैरो कर देता है ताकि फिर खून की सप्लाई जो है वो थोड़ा कम दौड़ती है। ये गट के कुछ एरियाज़ के ऊपर भी एक्ट अपॉन करता है। इसके अलावा द इफ़ेक्ट ऑफ दीज टू हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक इन रेजिंग ब्लड प्रेशर। ये जो दोनों हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर जो है उसके ऊपर अपना एक्शन जो है वो करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करते बल्कि ये ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करते हैं। एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है यानी कि ब्लड वेसल को नैरो कर रहा है। जब जो ब्लड वेसल जब नैरो हो जाएंगी तो कम खून गर्दिश करेगा, कम दौरानिए से, कम स्पीड से जो है गर्दिश करेगा। इसके अलावा जो दूसरा है वो डायलेट कर रहा है, खोल रहा है ब्लड वेसल्स को, तो जब वो ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सी ओपन अप हो जाएंगी तो ज़्यादा खून जो है वो फ़्लो करेगा। तो ये दोनों इस तरीके से ब्लड के जो दबाव है उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इसीलिए हमने यहाँ पर इनको बारे में हमने कहा कि ये सिनर्जिस्टिक हैं। उसके बाद जनाब आप देखते हैं कि एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन लिवर के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं और वहाँ पर जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं। ये सिंपैथेटिक सिस्टम के हमारे फंक्शन है, ये खुद ही हमारे जिस्म में होते रहते हैं। रेयरली फाउंड बट इन एक्सेस दीज हार्मोन्स लीड टू एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। अगर इन दोनों हार्मोन्स में से किसी एक में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। In rats whose adrenal medulla has been removed surgically, the ability to withstand any stress situation such as cold is markedly diminished. रैट्स के ऊपर तजर्बात किए गए और देखा गया कि जब उनका एड्रीनल मेडुला एड्रीनल ग्लैंड से सर्जरी करके रिमूव कर दिया गया तो पता चला कि उनको ठंडक का कोई एहसास ही नहीं होता था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ठंडक में भी हम जो तौर तरीके अपनाते हैं कि हम अपने जिस्म को वार्म रख सकें, हमारा जिस्म भी जो जिस तरह से हमारी बॉडी को तैयार करता है ठंडक में, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है।